अच्छा देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट जो है हम यहाँ से स्टडी मैट से ही दिखा दे रहे हैं। ये सीएमए फाउंडेशन का स्टडी मैट है, तो स्टडी मैट पे देखने से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट शीट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है बनाने का, उसका एक फॉर्मेट, स्टेटमेंट फॉर्मेट में जब हम लोग उसे बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में मेनली क्या क्या आता है, तो देखो कॉस्ट शीट में हम लोग का आ जाएगा। मेनली हमें जो याद रखना है, कॉस्ट शीट में आता है इस तरीके से हमें शीट बनाना चाहिए। हम यहाँ पर एक फॉर्मेट लिखवा देते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट में सबसे पहले आएगा सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, फिर मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए रेलिवेंट लेबर, रेलिवेंट इन द सेंस जो ये काम जानते हैं, तो डायरेक्ट लेबर, इनको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं जो प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड होते हैं। ऐसा मैंने जो है थियोरेटिकल क्लास जो इसके पहले दो कॉस्ट का हुआ था उसमें मैंने बताया था। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये सारी चीजों को मिला के जो वैल्यू आएगा टोटल करने के बाद, उसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब मेन जो कॉस्ट है, ये मेन कॉस्ट लगता है किसी भी प्रोडक्शन के केस में। उसके बाद ये जो है काम फैक्ट्री में होता है, तो इसके बाद जो खर्चा होता है उसको, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है फैक्ट्री ओवरहेड, ये मैंने ओवरहेड लिखा है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पर अगर तुम लोग मैट में आओगे तो देख सकते हो, मेटेरियल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। ये सब कैलकुलेट करने से हमें मिल जाता है मेटेरियल कंज्यूम। देखो हम लोग के पास पहले कितना मेटेरियल था, हम लोगों ने करेंटली कितना परचेस किया। परचेस करते वक्त अगर हमारा कोई गैरेज लगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास स्टॉक का मतलब जो स्टॉक अवेलेबल है उसका वैल्यू पता चल जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो हम लोग मतलब हमारे पास बच गया, तो देखो हमारे पास टोटल इतना स्टॉक था और ये बच गया, मतलब जो डिफरेंस है वो हमारा कंजम्पशन है। मान लो हमारे पास 200 रुपए का ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल था, 400 रुपए का हम लोगों ने परचेज किया, परचेज करते वक्त 10 रुपए का कैरेज लग गया, तो टोटल जो स्टॉक अवेलेबल है वो 610 रुपीज का अवेलेबल है। ठीक है, 610 रुपीज का अवेलेबल है, और उसमें से अगर हमारे पास अभी सिर्फ जो है 500 का स्टॉक बचा हुआ है, यानी 110 रुपीज का स्टॉक है। ठीक है, इसको मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। तो अगर हमें देखो कॉस्ट शीट में हमें मटेरियल कंज्यूम्ड ही लिखना पड़ता है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये कंज्यूम्ड ही है। और कंज्यूम्ड को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अगर कंज्यूम को हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पर स्टार देके लिखवा देते हैं। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वो कैसे निकलता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब परचेस करते वक्त अगर हमारा कोई एक्सपेंस परचेस से रेलिवेंट होता है, माइनस यहाँ पर अगर क्लोजिंग स्टॉक कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट लेबर। अब फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या खर्चा हो सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, देखो फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल आ सकता है, क्योंकि फैक्ट्री में मटेरियल का यूज होगा। लूज टूल्स हो सकता है, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री का रेंट रेट्स, फैक्ट्री का लाइट हीटिंग, फैक्ट्री में पावर फ्यूल, फैक्ट्री का रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री में ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस। ठीक है, फैक्ट्री में कोई प्लांट वगैरह है उसका इंश्योरेंस। ठीक है, वर्क मैनेजर्स सैलरी, और यहाँ पर देखो ये सब आ जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या हो सकता है उसका एक लिस्ट दिया है, लेकिन यही एक लौता लिस्ट नहीं है, हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा कि नहीं आएगा, वो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस लिस्ट को रटने का कोई जरूरत नहीं है। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ओवरहेड ऐड होने से होता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, इस पे अब हमें ऐड करना पड़ता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, डब्ल्यूआईपी का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, डब्ल्यूआईपी का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो काम आधा अधूरा था, तो प्रीवियस ईयर का कोई आधा अधूरा बना हुआ स्टॉक। ठीक है, तो इस बार हम लोगों ने फैक्ट्री में जितना खर्चा कर दिया है और प्रीवियसली जो स्टॉक आधा अधूरा था
वो सब मिला के जो है हम लोग कंप्लीट जो है फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करने के बाद यहाँ से हमें लेस करना पड़ेगा, ये दोनों, ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा, फिर हमें लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग WIP। बताते हैं क्यों लेस होता है क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP लेस करने से यहाँ पर आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसका भी मतलब बता देते हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग WIP, प्रीवियस ईयर का कोई सेमी फिनिश गुड्स अगर है तो ऑब्वियसली उसे भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का ये दोनों मिलाएंगे तो टोटल जितना स्टॉक हम लोग का कंप्लीट हो रहा है फिनिश गुड्स में, लेकिन अगर इसमें से ऐसा कोई एक्सपेंस है जो हम लोगों ने कर तो दिया है लेकिन जिससे कंप्लीट फिनिश गुड्स नहीं बना है, तो वो मुझे लेस कर देना चाहिए। यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंट ईयर का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP करेंट ईयर का जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो मुझे लेस कर देना है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा इस बार का एक्चुअली फैक्ट्री कॉस्ट कितना लगा। ये भी फैक्ट्री कॉस्ट ही है लेकिन इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट शीट बनाने से हमें ये पता चलता है हम लोगों ने कितने सारे कंप्लीट गुड्स बनाए हैं, ठीक है, और उसको बेच के कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन बेसिकली कंप्लीट गुड्स जो बनाई है उसका कॉस्टिंग कितना आया। अगर मेरा कोई स्टॉक WIP है मतलब कंप्लीट नहीं है तो उसे तो मुझे लेस करना चाहिए, इसलिए क्लोजिंग WIP हमें कर देना चाहिए लेस। जैसे कि मानो कि इस बार हम लोगों ने 1000 यूनिट बनाने का सोचा है, ठीक है। तो 1000 यूनिट के लिए मान लो हम लोगों ने 10 रुपए करके खर्चा हो गया है 10,000, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का 500 जो है इनकम्प्लीट गुड्स था जिसमें हमें 5 रुपए का खर्चा कर रखा था, मतलब 2500 रुपए। तो टोटल इतना हम लोगों ने फैक्ट्री कॉस्ट लगाए, लेकिन इसमें से अगर कुछ गुड्स जैसे मान लो ये 10 में से 8 जो है कंप्लीट है, 2 कंप्लीट नहीं है, तो वो 2 इनकम्प्लीट गुड्स को हमें क्या करना पड़ेगा। ये 10 रुपया था, सॉरी 1000 में से मान लो 200 इनकम्प्लीट है, तो 200 इनकम्प्लीट गुड्स को 10 रुपए करके हमें कर देना चाहिए लेस, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10,500, ठीक है। ये 10,500 हो जाएगा। मतलब हम लोग का एक्चुअली फैक्ट्री कॉस्ट जो लग रहा है कंप्लीट गुड्स बनाने के लिए वो 10,500 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो ये देखो ये ओपनिंग WIP ऐड होगा, क्लोजिंग WIP लेस होगा, तो मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद कौन सा खर्चा लगता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। इसके बाद ऐड हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसके बाद ऑफिस रिलेटेड काम होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड हो जाएगा। और इसका भी शायद यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया होगा, रेंट एंड रेट्स ऑफ ऑफिस, सैलरी फॉर ऑफिस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, टेलीफोन पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, ठीक है। ये बैंक चार्जेस भी इसमें आता है। और नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या दिया है। हाँ, ये टोटल करने से आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जिसके अंदर क्या क्या होता है हम लोगों ने देखा, ये टोटल करने से आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने का कॉस्ट हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर प्रीवियस ईयर का कोई फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि वो भी हम लोग सेल कर पाएंगे। इस बार जो कंप्लीटेड गुड्स है और प्रीवियस ईयर का जो कंप्लीटेड गुड्स है, दोनों मिलाने से हमें जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये हो गया टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये करंट ईयर के प्रोडक्शन से, ये प्रीवियस ईयर के। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हम लोग सारा गुड्स ही बेचे। अगर नहीं बेच रहे हैं तो कितना बेच रहे हैं कैसे निकालेंगे, यहां से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जितना गुड्स हम लोगों ने नहीं बेचा माइनस कर देने से आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS आ जाएगा, जितना स्टॉक हम लोगों ने बेच दिया। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया जो स्टॉक बेचेंगे उसका कॉस्ट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि शोरूम में रख रहे हैं तो शोरूम का रेंट रेट, सेल्समैन सैलरी कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेल्स डिपार्टमेंट रिलेटेड जो भी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, कलेक्शन एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड डिलीवरी चार्जेस को बोला जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, सैंपल एंड फ्री गिफ्ट्स, ये सब जो है मार्केटिंग पॉलिसी है। तो ये मार्केटिंग का खर्चा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद लग जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसके यहाँ पर लिख देते हैं, ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड हो जाने से जो मिलेगा उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ
सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर इसमें हमें ऐड करना है प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में बताएगा, अदरवाइज कॉस्ट शीट का तो मतलब ही होता है टोटल कॉस्ट पता करना, और यहाँ पर आ जाएगा हमें सेल्स का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस और यहाँ पर सेल्स आ जाएगा। तो ये मेन चीज है, इसी के बेसिस पे हम लोग काफी सारा क्वेश्चन जो है आज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो बोला है क्या क्या कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होता है, वो सारे एक्सपेंस कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होंगे जो फाइनेंस रिलेटेड है, जैसे कि इनकम टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर। देखो इनकम टैक्स कौन देता है, इनकम टैक्स तो हम लोग इनकम के ऊपर देते हैं, लेकिन कॉस्ट वालों का काम क्या है, कॉस्ट वालों का काम कहाँ से शुरू होता है, इनका काम जो है प्रोडक्शन रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए जो भी चाहिए वहां से लेके प्रोडक्शन होने तक का जो सफर है उसी का कॉस्ट शीट बनेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स कब होगा, जब हमारा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो बेचने के बाद होगा, तो हमें तो बेचने से लेना देना नहीं है, हमें क्या पता करना है, हमें सिर्फ ये पता करना है बनाने का खर्चा कितना है। अब तुम लोग सोचोगे फिर यहाँ प्रॉफिट लिखा, वो तो क्वेश्चन में देता है, तुम लोग लिख लेते हैं कि अगर इतने में बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, अगर इतने में बेच देंगे इतने का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से डिविडेंड टू शेयर होल्डर, अगर हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं तो इससे कॉस्ट वालों का कोई लेना देना नहीं, कॉस्ट शीट बनता है ओनली ये पता करने के लिए प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना है। तो डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को दे रहे हैं उससे प्रोडक्ट बनाने के खर्चे का कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर डिवेंचर, मतलब अगर शेयर डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना, डिवेंचर लोन होता है, लोन लिया है तो लोन का पैसा वापस करना, और वो वापस करते वक्त अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो प्रीमियम बोलते हैं उसे। तो ये भी हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। बेसिकली जो फाइनेंस, प्योरली फाइनेंस आइटम है वो कभी भी हमारा कॉस्ट शीट में नहीं आता है। किसी तरीके का कैपिटल लॉसेस, ठीक है, जैसे कि कोई मशीन बेच दिया, कोई फंड, जैसे कि मान लो कोई लैंड बेच दिया, इस तरीके का बेचते वक्त कुछ लॉस हो गया, ये सब नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर और बैंक इंटरेस्ट, अगर हम लोगों ने कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट या फिर डिवेंचर, ये सब नहीं आता है। डोनेशन कर रहे हैं किसी को, वो भी नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं आएगा, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लिया तो वो नहीं आता है, उसका डिप्रिशिएशन आता है, उस एसेट को जब प्रोडक्शन काम पे यूज करते हैं उसका डिप्रिशिएशन आता है। डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर, शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो इशू करे उस पर अगर डिस्काउंट हुआ वो एक तरीके का लॉस होता है, वो भी प्योरली फाइनेंस आइटम है। कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन दे रहा है, ये भी फाइनेंशियल आइटम है, इससे हमारे प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब होता है कि जो शेयर बिकवाते हैं, जो कमीशन एजेंट शेयर बिकवाते हैं उनको कमीशन देना पड़ता है, उनको बोला जाता है अंडर राइटर, तो वो भी यहाँ पर कभी नहीं आता है, मतलब उसका भी कॉस्ट शीट से कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट शीट में क्या देखना है, कितने का मटेरियल लगा, कितने का लेबर लगा, कितना हम लोगों ने फैक्ट्री में खर्चा किया, कितना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हुआ, कितना मार्केटिंग में खर्चा हुआ, बस इतना ही, ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे कि गुडविल राइट ऑफ कर रहे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे, तो ये भी नहीं आएगा। बैड डेप्ट के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे या रिजर्व, जो भी बोलो वो भी नहीं आएगा, ये चैप्टर तुम लोग अकाउंट्स में अलग से पढ़ चुके हो। ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हम लोग रिजर्व या एप्रोप्रिएशन ऑफ मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से रिजर्व बना रहे हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, तो रिजर्व बनाने से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये सब इंपैक्ट कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। शेयर प्रीमियम, मतलब प्रीमियम में शेयर इशू कर रहे हैं उसका इंपैक्ट यहाँ नहीं आएगा। कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है उसका भी नहीं आएगा। ड्रॉइंग ऑफ प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स अगर अपना मतलब पर्सनल ड्रॉइंग कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, लाइक ड्रॉइंग कुछ भी हो सकता है, कैश ड्रॉइंग या फिर काइंड मतलब किसी सामान का ड्रॉइंग, तो भी यहाँ पर नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर किसी भी तरीके का यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये एक लिस्ट दे दिया है, लेकिन तुम लोग इतना समझो प्रोडक्शन शुरू से लेके प्रोडक्शन स्टार्ट एंड तक, ठीक है, मतलब कहाँ से शुरू, मेटेरियल लेबर ये सब से शुरू होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे ऐड होंगे, मार्केटिंग होगा, प्रोडक्ट बिकेगा, बस इतना ही कॉस्ट शीट में आएगा, बाकी कुछ भी उसके बाद का नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो क्वेश्चन, जैसे कि हम यहां से दिखाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कितना परचेस हुआ है वो फाइंड आउट करो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमें ये फाइंड आउट करना है मेटेरियल परचेस कितना है। तो देखो हम दिखा देते हैं कैसे करके होगा इलास्ट्रेशन पर।
देखो यहाँ पर बोला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो अभी अभी मैंने बताया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कितना रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज किया। कैसे पता करेंगे, पहले तो ये पता करना पड़ेगा हमारे पास कितना रॉ मटेरियल था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोगों ने कितना परचेज किया, परचेज करते वक्त हमारा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लगा कि नहीं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा टोटल स्टॉक अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमें ये पता चल जाता है हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये दोनों का डिफरेंस ही हमें बता देगा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। अच्छा, अब देखो हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,500, क्योंकि हमें कुछ और ही निकालने बोला है, दैट इज रॉ मटेरियल परचेज। ओपनिंग स्टॉक है 3000, क्लोजिंग है 4500, ये 3000 है, ठीक है। परचेज का हमें कोई डिटेल्स नहीं दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कोई डिटेल्स नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बता दिया है 3000, ठीक है, तो सॉरी 4500। अच्छा, ये हमें ढूंढना है परचेज का वैल्यू। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वैल्यू क्या ढूंढना पड़ेगा। देखो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कैरेज वगैरह लगेगा ही लगेगा। अब जब क्वेश्चन में ये नहीं बोला है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है डायरेक्ट एक्सपेंस निकालो, तो ये हमारा जीरो, मतलब इसका यहाँ पर इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इससे परचेज आराम से निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, ये देखो इधर कितना है 26,500, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा -3000 प्लस 4500, तो ये हो गया 28,000। 28,000 इक्वल टू परचेज, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा परचेज का। इसको तुम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो परचेज का आंसर आ गया 28,000, सिंपल। इलास्ट्रेशन 2, इसमें बोला है फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के दिखाओ। अगर प्राइम कॉस्ट इतना है, डिप्रिसिएशन इतना है, फैक्ट्री रेंट इतना है। चलो देखते हैं कैसे करके कैलकुलेशन फाइंड आउट करने बोला है फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलते हैं उसके लिए हमें पूरा कॉस्ट शीट पता होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करने से नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास क्या अवेलेबिलिटी है, हम लोग के पास अवेलेबल है प्राइम कॉस्ट, तो पहले प्राइम कॉस्ट लिख लेते हैं। प्राइम कॉस्ट दे दिया है हम लोगों को 33,500, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है देखो, डिप्रिशिएशन, तो ये कुछ नहीं बोला है तो फैक्ट्री रिलेटेड ही होगा 1500, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिशिएशन जो है फैक्ट्री में 1500 का है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड है फैक्ट्री रेंट, ये तो बता ही रहा है फैक्ट्री रेंट, यानी फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा फैक्ट्री रेंट, ठीक है। अब फैक्ट्री रेंट कितना है, फैक्ट्री रेंट बोला है 200% ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब 1500 का 200%, तो कितना हो जाएगा देखो 1500 का 100% 1500 और 1500 यानी कि 3000। देखो ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम। फैक्ट्री ओवरहेड का दो खर्चा बताया, एक डेप्रिसिएशन और एक फैक्ट्री रेंट। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री वाला ही है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो अदर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसका मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसी में ये डेप्रिसिएशन आ रहा है। डेप्रिसिएशन इन द सेंस यहाँ पर फैक्ट्री में जो एसेट वगैरह यूज होता होगा उसका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो टोटल करने से हो गया 3 + 1 4, 4 और 3 ये हो गया 30। यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 3, हाँ ये लेकिन हाँ 33 37 और ये 500 मतलब 38,000 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया फैक्ट्री कॉस्ट का, ठीक है, सिंपल। ये हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट का आंसर आ गया। ये इलास्ट्रेशन 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर हमें बोला है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। हम लोग को बोला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कौन सा हिस्सा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ये वाला, ठीक है। मतलब प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लग जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये एडजस्ट होगा अगर अवेलेबिलिटी है तो क्वेश्चन में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होकर टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस होने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला है, बट हमारे पास डिटेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। मतलब बेसिकली हमारे पास जो है लास्ट का डेटा है, मतलब हमारे पास ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे दिया है, डिस्काउंट ऑन सेल्स दे दिया है 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा होता है, डिस्काउंट ऑन सेल्स भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी मार्केटिंग पॉलिसी है कि हम लोग सेल पे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दिया, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम तुम लोग को एक बार फॉर्मेट दिखाते हैं तो वो फॉर्मेट के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 37,000 जो है 416, 37,416 मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होता है तो आता है। तो ये बात तुम लोग को याद रखना है, ये देखो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होता है तो हम लोग को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। देखो मुझे तो याद रहता है बिकॉज हम इतना बार करवाते हैं, ठीक है, तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दिया हुआ है 37,416, 37,416, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सीओजीएस हमें फाइंड आउट करने बोला है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 600, इसमें देखो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हम लिख देते हैं एक बार, डायरेक्टली 600 लिखने से भी होता, और डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट। तो सीओजीएस कितना हो जाएगा, सीओजीएस हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है हम लोगों का 600, डिस्काउंट ऑन सेल 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 600 का 50%, 37,416, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे सीओजीएस कितना होगा, तो सीओजीएस हो जाएगा 37,416 माइनस ये हो जाएगा, ये 600 का 50% यानी 300, 300 प्लस 600 हो जाता है 900, 900 माइनस कर लेते हैं, 37,416 माइनस 900, तो ये हो गया 36,516, 36,516 ये हम लोग का सीओजीएस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हर एक स्टेज का डिटेल्स पता होना चाहिए कि किसमें क्या ऐड होने से क्या होगा। तो देखो सबसे पहले सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके जो आता है प्राइम कॉस्ट। अब देखो सारी चीजों को लेके फैक्ट्री में ही तो जाना है, इसीलिए सबसे पहले फैक्ट्री का काम होता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब प्रीवियसली अगर कुछ सेमी फिनिश गुड्स है तो उसको कंप्लीट करेंगे तो वो ऐड करेंगे, करंट ईयर का कुछ सेमी फिनिश है तो उसे हटा देंगे, क्योंकि उस पर हम लोग कभी भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो WIP है वो कभी भी हमारा फिनिश गुड्स नहीं है तो वो बिकेगा कैसे, तो उसका कॉस्ट क्यों निकाले। तो अगर हाँ प्रीवियस ईयर वाला है उसको तो हम लोग इस बार कंप्लीट कर लेंगे। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें फिर उसके बाद कौन सा खर्चा लगता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के जितने खर्चे वो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ। फिर उस पे अगर प्रीवियस ईयर का कुछ फिनिश गुड्स है वो ऐड करने से पता चलेगा टोटल कितना स्टॉक है अवेलेबल बेचने के लिए, और जो नहीं बिका वो माइनस कर देने से जितना बिका यानी सीओजीएस पता चलेगा। अब जितना बेचना है, ठीक है, उस पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट यानी कि मार्केटिंग का खर्चा करेंगे, जितना स्टॉक बेचने का सोचा है उस पे मार्केटिंग का खर्चा करेंगे। तो मार्केटिंग का खर्चा यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करने से आता है टोटल कॉस्ट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो गुड्स बिक गया बेचना है उसका कॉस्ट, जो गुड्स बेचना है उसका कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में बस मार्केटिंग के खर्चे का एडिशन का फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का इलास्ट्रेशन 3 भी हो गया जिसका आंसर आया 36,516। अब इलास्ट्रेशन 4 देखो, बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट इतना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आया है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो गए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल दिया है 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो सॉरी हमें बोला है फाइंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। ये तो आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस परसेंटेज लगाना है। इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल दिया है क्वेश्चन में 7.315% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ क्या है फैक्ट्री कॉस्ट है, ये मुझे क्वेश्चन बताया है। तो फैक्ट्री कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तुम लोग एग्जाम में पूरा लिख सकते हो, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट है हम लोग का कितना 3,95,000, तो हमें क्या करना है जस्ट इसका कैलकुलेशन करके देना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
3,95,000 into 7.315%, 28,894.25 ये हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा एमसीक्यू में आ ही सकता है, काफी आसान सा क्वेश्चन। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 5। अच्छा इसमें क्या बोला है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दे दिया है, फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में दो डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करने से नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम लोग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस करेंगे तो हमें मिल जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब सारे डेटा दिए हुए हैं, लिख लेते हैं। 58,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अच्छा और नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है 54,000, ओपनिंग वाला 8,000, 54,000 ओपनिंग वाला है 8,000, फाइंड आउट करने बोला है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो 58 प्लस 8 66,000, 66 माइनस 54, तो ये हो गया 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इक्वल टू, ये हो जाएगा 54,000 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 66,000, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, दोनों साइड से माइनस हट जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में आएगा, तो ये बन जाएगा 12,000, ठीक है। दोनों साइड से माइनस हट गया, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस माइनस हटा दो तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ जाता है 12,000, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट का छोटा छोटा पार्ट्स में हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्राइम कॉस्ट है 41,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर 6,000, अनस्किल्ड लेबर 2,000। मतलब कितने तरीके का डायरेक्ट लेबर काम कर रहा था, एक स्किल्ड था एक अनस्किल्ड था, लेकिन है दोनों ही डायरेक्ट लेबर, मतलब टोटल डायरेक्ट लेबर का पेमेंट कितना होता है 8,000, ठीक है। वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड इज 100%। वर्क्स ओवरहेड क्या होता है, देखो जो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड है उसी का दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, हम लिखवा देते हैं। जो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसका 2-3 अलग अलग नाम है, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का और क्या नाम है, वर्क्स, वर्क्स या फिर प्रोडक्शन, ठीक है। वर्क्स प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है, और फैक्ट्री कॉस्ट को भी हम लोग वर्क्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम होता है। अच्छा तो अब देखो बोल रहा है कि जो वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है 6,000 प्लस 2,000। अगर सिर्फ 6,000 सोचोगे या 2,000 तो गलत होगा क्योंकि दोनों ही डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। और फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सेल ऑफ स्क्रैप है 1800, हमें वर्क्स कॉस्ट निकालने बोला है। वर्क्स कॉस्ट कैसे निकलता है, यानी फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से निकलता है, तो हम लोग वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन 6। देखो प्राइम कॉस्ट में अगर ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो हमें मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में वर्क्स कॉस्ट नाम पे है, एक ही बात है। प्राइम कॉस्ट हमें दे दिया है 41,000। अच्छा प्राइम कॉस्ट दे दिया है 41,000, ठीक है। अच्छा और फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है वेरिएबल फैक्ट्री यानी वर्क्स ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है एक, और दूसरा क्या है इसमें, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा है हम लोग का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, और मुझे निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो 41,000। अच्छा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, क्वेश्चन बता दिया है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 6,000 प्लस 2,000 8,000, और
फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 6% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी 60% ऑफ 8000, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट दिख रहा होगा, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, जैसे फैक्ट्री में कुछ स्क्रैप हो गया तो वो अगर हम लोग बेच के कुछ रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है 1800 रिकवर कर रहा है, तो हमारा फैक्ट्री का खर्चा जो है वो उतने से कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप को, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे दिया है तो हम इसको ऐसे लेस कर देंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। सेल ऑफ स्क्रैप है 1800, ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 41,000 प्लस 8,000 प्लस 4,800 माइनस 1,800 इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस करने से 3,000 3,000 और 1 44 44 और 8 52,000, ठीक है, ये हो गया 52,000। वर्क्स कॉस्ट हम लोग का आ जाएगा 52,000, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर सेल ऑफ स्क्रैप जो है ये नया पॉइंट आया तो हम बता देते हैं फिर से एक बार कि हम लोगों का अगर फैक्ट्री में काम करते वक्त कुछ भी अगर स्क्रैप निकल के आता है, वो बेच के अगर हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग जितना चार्ज करने वाले थे उतने से कम कर, उतना जितना स्क्रैप होगा उतने से कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फैक्ट्री में खर्चा हुआ, सपोज की जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है फैक्ट्री ओवरहेड में खर्चा होने वाला था 8,000 प्लस 4,800, मतलब 12,800, लेकिन हम लोगों ने स्क्रैप बेच दिया 1,800 का, तो 12,800 कम होके हो जाएगा 11,000, लगभग उतना ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सेल ऑफ स्क्रैप अगर हो रहा है, जैसे फैक्ट्री में हो रहा है तो फैक्ट्री के खर्चे से लेस करना है, अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ स्क्रैप सेल होगा तो उसके खर्चे से लेस करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, 7th नंबर देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस व्हिच यूड डिसरिगार्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एस्टिमेशन करते वक्त कौन सा खर्चा हम लोग डिसरिगार्ड करेंगे, यानी नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा खर्चा नहीं लेना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन सेविंग, ठीक है, कौन सा खर्चा नहीं लेना पड़ेगा देखते हैं। जैसे कि बोला है देखो, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, ये तो लेना ही पड़ेगा, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे कॉस्ट में आता है, कॉस्ट शीट में आता है। बैड डेप्ट ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बैड डेप्ट जो है वो आफ्टर सेल आइटम है, तो हमारा काम तो सेल के पहले तक का है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आया। तो बैड डेप्ट तो तब होगा जब सेल करके कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो वो हो जाता है बैड डेप्ट। क्रेडिट सेल हुआ और कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो ये कभी भी हम लोगों का कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट शीट में ओनली कितना प्रोडक्शन का खर्चा है वो लगना चाहिए। फिर बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है 300, ये भी हम लोग का नहीं आएगा, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ये भी हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि ये भी हम लोग का आफ्टर सेल, मतलब सेल के टाइम पे शुरू होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, वो कब करते हैं, जब उनको क्रेडिट पे सेल करते हैं, फिर उनसे जब पैसा लेते हैं तब अगर उनसे कम सेल आइटम है डिस्काउंट अलाउड जो है, ठीक है। और उसके बाद देखो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, देखो यहाँ दिया हुआ है, इसको लेके थोड़ा कंफ्लिक्ट है बोल सकते हो, कोई कोई बोलता है बैंक चार्जेस नहीं आता, लेकिन यहाँ बैंक चार्जेस तुम लोग को कंसीडर करने बोला है, आ जाएगा इसीलिए, ठीक है। बैंक चार्जेस यहाँ पर एक्चुअली बोल रहा है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए बैंक से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, इसीलिए बैंक चार्जेस को लिया जाएगा। तो बैंक चार्जेस जो है ये एक्सक्लूडेड नहीं होगा, ये हम लोग का इंक्लूडेड होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी तो समझ में आ ही रहा है कि नहीं होगा, जैसे यहाँ नहीं होने के लिस्ट में देख सकते हो हम लोगों ने, ये देखो कौन कौन सा आइटम लिया, ये देखो यहाँ लिस्ट बना हुआ था, ये देखो डिस्काउंट, ये तो शेयर डिवेंचर पे है, छोड़ो, हम लोग को तो डिस्काउंट अलाउड दिया है और हम लोगों ने बैड डेट लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने वही बोला ना, ये लिस्ट एक लौता लिस्ट नहीं है, हमें पढ़ के समझना पड़ेगा इस लिस्ट में बैड डेट कहाँ है, नहीं है, हमें समझ के देखना पड़ेगा कि क्या होगा, ठीक है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देखो यहाँ पर ये सब दिया हुआ था, डिस्काउंट अलाउड तो था नहीं, तो देखो हम बता देते हैं कैसे करके समझना है। अगर मेरा आफ्टर सेल आइटम है तो मुझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जैसे वो तो पढ़ के समझ में आएगा। जैसे अगर किसी को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, बैड टिप हो रहा है, ये सब आफ्टर सेल है। बैंक चार्जेस जो है
वो कॉस्ट शीट में आता है। डोनेशन ये भी नहीं आएगा, ठीक है। डोनेशन का खर्चा कभी भी हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो डोनेशन जो है 150 ये भी हम लोगों का नहीं आएगा। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 3 to 5 + 1 650 रुपीज का खर्चा ऐसा है जो कि हमारे कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होगा। तो लिखने का तरीका, एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम एस्टिमेटिंग कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेट जब करेंगे तब हमें ये खर्चे इंक्लूड नहीं करने हैं, ठीक है। तो मैंने लिख के दिखा दिया यहाँ पर, जैसे है तुम लोग इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर इलास्ट्रेशन 8 बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल निकालना है, अगर प्राइम कॉस्ट इतना है, डायरेक्ट लेबर जो है वो 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। कैसे निकालेंगे, देखो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये देखना चाहिए हमें। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, हम थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये नॉर्मली होता है। क्वेश्चन में क्या अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। प्राइम कॉस्ट है 50,000, डायरेक्ट मटेरियल लेबर जो है वो बोला है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट है 50,000, इसका 70% डायरेक्ट लेबर है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है। तो फिर मुझे ये वाला मतलब ये वाला पार्ट लेना नहीं पड़ेगा। हो ही सकता है कि इनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं तो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा। 50,000 का 70%, तो 50,000 का 70% 35,000 हो जाएगा। तो 50,000 माइनस 35,000 इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा 15,000, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हो गया हम लोग का 15,000। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी नहीं है इसका, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। जरूरी तो नहीं है सारे आइटम हमारे पास अवेलेबल। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल का आंसर 15,000। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 9, इसमें क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट लेबर दे दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया है, बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे दिया है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,45,000 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है। व्हाट इज द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पूछ रहा है। गुड्स इन प्रोसेस मतलब वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि डब्ल्यूआईपी, एंडिंग यानी क्लोजिंग, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करके देना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो हम लोग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो ऐसे डायरेक्टली लिखते, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे। देखो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट शीट के लायक सारे डेटा अवेलेबल है। मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर लिखेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल है, डायरेक्ट लेबर अवेलेबल। डायरेक्ट मटेरियल है 80,000, डायरेक्ट लेबर है 60,000। तो 80 + 60 करने से हो जाएगा 1,40,000। तो ये मुझे मिल गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है 90,000। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये ऐड करने से आ जाएगा 2,30,000, 2,30,000। एक बार देख लेते हैं, 14 + 9, हाँ 2,30,000 आ जाए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 15,000, तो ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ये है मेरा 15,000, ठीक है। ये ऐड करने से कितना आएगा, 2,30,000 में 15,000 ऐड कर लिया तो यहाँ पर आ जाता है, शायद गलत हो गया, 2,30,000 + 15,000। तो ये आ गया 2,45,000, ठीक है। 2,45,000। अच्छा इसके बाद ना नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस हम लोग करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है, ठीक है। और ये ऐड करने के बाद हम लोग का आ जाएगा, ये दोनों ऐड करने से हम लोग का 2,45,000 आ रहा है। सोच के देखो एक बार, ये ऐड करने से मेरा 2,45,000 आ रहा है। मुझे बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 2,45,000। एक्चुअली ये सब ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग, कहाँ चला गया, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना। ये देखो
सॉरी थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, कॉस्ट ऑफ यहाँ पर बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब हाँ, तो ये वाला नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होने से मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है, लेकिन क्वेश्चन में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तो दिया नहीं है। एक सेकेंड हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हमें पूछा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो ये नाम इन्होंने किस तरीके से यूज किया है, मेरे हिसाब से तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को, अच्छा फैक्ट्री कॉस्ट को ना यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिया है, ठीक है, जितना गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ना, ये हमें 2,45,000 दिया हुआ है, मतलब ये वाला। एक्चुअली मेरे हिसाब से देखो ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ठीक है, क्वेश्चन जो दिया है उसमें हम नहीं बोलेंगे तो बहुत ज्यादा गलत कुछ है। एक्चुअली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होने से ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी प्रोडक्शन निकल के आता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हो यहाँ पर तो बाकी एक्सपेंसेस दिया नहीं है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये है नहीं तो जीरो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट कर दिया, क्लोजिंग हमें निकालने बोला है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, उसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे दिया है, ठीक है। अब जो भी हो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ही मान के चलेंगे, क्योंकि बीच का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, या फिर इनके हिसाब से अगर हम लैंग्वेज सेट करें, ये देखो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, इन्होंने लैंग्वेज दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बोला है तो फैक्ट्री रिलेटेड ही मानो, मतलब बेसिकली नेट फैक्ट्री कॉस्ट को बोल रहा है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमें दे दिया है 2,45,000, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया है 2,45,000, और ये दोनों ऐड करने से, ये देखो ये दोनों ऐड करने से ना हम लोग का कितना आ रहा था पता है, 2,45,000, मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कुछ भी नहीं है, तभी तो सीक्वेंस में जब लिखते जाएंगे 2,45,000 में ना तो कुछ ऐड होगा ना तो कुछ लेस होगा, तभी तो जाके 2,45,000 ही दिखेगा, इसका मतलब नो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अवेलेबल। ये देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो है कुछ भी नहीं है, एज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें दे दिया है, सो देयर विल बी नो क्लोजिंग गुड्स इन प्रोसेस, क्योंकि जब ये सब टोटल हो जा रहा है तो ही 2,45,000 आ जा रहा है, तो इसका मतलब फर्दर इसमें ना तो किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस या मतलब कुछ कुछ भी, ना तो एडिशन है ना तो डिलीशन है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी यही दिया हुआ है, मतलब फर्दर इसमें कुछ भी जो है इन मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो है ये हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ मतलब डब्ल्यूआईपी एट द एंड वो है हम लोग का 2,00,000, वो जीरो है, बट इज द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो है वो हम लोग का जीरो है, ठीक है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ये देखो जीरो, सो देयर विल बी नो क्लोजिंग गुड्स इन प्रोसेस, किसी भी तरीके का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया वो सारे प्रोड्यूस्ड गुड्स को हम लोग जो है बेचने के लिए, मतलब सारा फिनिश गुड्स बन गया है, कोई भी इस साल का हम लोग का सेमी फिनिश गुड्स आधा अधूरा गुड्स कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 10, इलास्ट्रेशन 10 देखो क्या बोल रहा है, given that finished goods opening inventory, finished goods closing inventory, cost of goods sold दे दिया है, what will be the value of cost of production, ठीक है, फिर से कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो सीओजीएस, सीओजीएस मतलब जो गुड्स हम लोग बेचना चाहते हैं उसका कॉस्ट, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, पहले लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ प्लस प्रीवियस ईयर का जो फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, सीओजीएस का मतलब क्या होता है, सीओजीएस का मतलब होता है
ओ सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करने से सीओजीएस होता है। हाँ वही लिखा है मैंने, ठीक ही लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे तो सीओजीएस आएगा। ये दोनों ऐड करने से मिल जाता है कितना स्टॉक अवेलेबल है सेल करने के लिए, उसमें से कितना बच गया। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा कितना हम लोगों ने बेचा। ठीक है, जितना अवेलेबल था और अभी कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा हम लोगों ने कितना बेचा। फिनिश गुड्स ओपनिंग वाला है 30, क्लोजिंग वाला है 50, मतलब ये हो गया 30 और ये 50। अच्छा, और देखते हैं क्या अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000। तो मुझे फाइंड आउट करना है सीओपी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? 1,90,000। सीओपी इक्वल टू 2,10,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,10,000। देखते हैं, ये देखो 2,10,000। अब तुम लोग चाहो तो ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, हम ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते हैं। जैसा प्रेजेंटेशन करो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इलास्ट्रेशन 11 देखो, यहाँ पर हमें एक जो है थोड़ा कंप्लीट कॉस्ट शीट टाइप बनाने दिया है। यहाँ कोई मिसिंग फिगर फाइंड आउट नहीं करने दिया। इसके पहले हमें जो दिया है छोटा छोटा मिसिंग फिगर जो है फाइंड आउट करने के लिए दिया था, कभी सीओजीएस निकालो, कभी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, इस तरीके का। ठीक है, अच्छा इसमें देखो हमें बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू शो मटेरियल कंज्यूम। इससे हमें क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें हम लोग मटेरियल कंज्यूम दिखाएंगे, प्राइमरी सॉरी प्राइम कॉस्ट दिखाने बोला है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट दिखाने बोला है। तो बेसिकली अगर हम लोग एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं तो हमें सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इलास्ट्रेशन 11। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या कॉस्ट शीट लिखने से भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, दो कॉलम कर लेंगे। पर्टिकुलर्स मतलब पर्टिकुलर्स का तो एक ही होगा, अमाउंट का दो कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, देखो रॉ मटेरियल का बोला है, ये क्या दिया हुआ है ओपनिंग, ये क्या दिया हुआ है क्लोजिंग। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये देखो दिया हुआ है, ये डब्ल्यूआईपी है, ये डब्ल्यूआईपी है। फिनिश गुड्स है ओपनिंग क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये वेजेस, ये फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना क्या पड़ता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले हम लोग वही रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसे लिख दिया। फिर उसके नीचे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 60,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का परचेज का वैल्यू कितना है, 9 लाख। ठीक है, तो ये हो गया, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 50,000। तो ये एडजस्ट करने से हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा, ये दोनों का एडजस्ट करने से 10,000, 9,10,000, वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। 9,10,000 ये मेरा निकल के आ गया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फर्दर इसमें प्राइम कॉस्ट पाने के लिए ऐड करना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर या वेजेस। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में वेजेस लैंग्वेज है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये देखो डायरेक्ट वेजेस है 5 लाख। अच्छा, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था, फिर भी मैंने क्यों डायरेक्ट माना, क्योंकि देखो जब इनडायरेक्ट होता है तो हमें अलग से क्वेश्चन बताएगा, अदरवाइज डायरेक्ट होता है। ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 14,10,000। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो देखो दो आंसर तो हम लोगों ने निकाल ही लिया कॉस्ट शीट के थ्रू से। एक बोला था निकालो रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहले ही निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट ये भी निकाल लिया। अब इसके बाद इसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, पर्टिकुलर साइड में हमें लिखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने ये शॉर्ट में लिखा। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख लिखेंगे। ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, या फिर चाहो तो आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, आउटर कॉलम में ही लिख देते हैं 2 लाख फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसमें क्या एडजस्ट करना पड़ता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से पहले आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 14 लाख 10,000, 14 15 16 लाख 10,000, ये हम लोग का हो गया है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 24,000 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 24 के बाद यहाँ पर हो गया 30,000, तो ये एडजस्ट करने से हो जाएगा 6,000। 6,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा, 6,000 लेस होने से 16 लाख 4,000 34 हो रहा है शायद, एक सेकेंड, 30 और 24 6,000 16 लाख 16,000 हो जाएगा, 16 लाख, ये माइनस में आएगा, हाँ 16 लाख 4,000 आ रहा है, तुम लोग चेक करके देखना, 16 लाख 4,000 आ जाएगा, ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा अब इसमें क्या ऐड करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? 50,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया है 50,000। ठीक है, अच्छा अब ये ऐड करने से कितना आएगा? 16,04,000 प्लस 50, तो ये हो गया 16,54,000। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो कि दोनों ही क्वेश्चन में अवेलेबल है। यहाँ पर 120 और 1,10,000। तो ये दोनों का डिफरेंस 10,000 पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें 10,000 ऐड करेंगे तो 16,64 हो जाता है। देखो तुम लोग भी ओरली कर सकते हो, ये दोनों का पहले डिफरेंस देखो, 1,10,000 और 1,20,000, इसका डिफरेंस आ रहा है 10,000 पॉजिटिव आ रहा है, ये ज्यादा है, इसमें 10,000 ऐड कर दो, 16,64,000, ये क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर भी निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब प्रॉफिट भी पूछा है, तो आगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि है 30,000, 30,000 इसमें ऐड करने से 16,94,000। ठीक है, 16,94,000 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल्स है 20 लाख, तो सेल्स नीचे चला जाएगा, बाकी बैलेंस करके प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये स्टॉक हम लोग इतने का कॉस्ट का स्टॉक हम लोग 20 लाख में सेल करेंगे, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा चेक करते हैं। 20 लाख माइनस 3,46,000। ठीक है, 3,46,000 सही आया। 1694, ये ज्यादा 40,000 गलत हो गया, देख लेते। 16,94,000 माइनस 20 लाख, 20 लाख, अच्छा 3,06,000 होना चाहिए था, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, 3,06,000, तो प्रॉफिट निकल के आ गया 3,06,000। चलो चेक करते हैं, प्रॉफिट 3,06,000। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, इन्होंने भी अपने हिसाब से दिखा है, क्योंकि इनका एक एक लाइन गैप में लिखा है तो इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग का भी बड़ा ही हुआ है आंसर, लेकिन ये 2 पेज में आ गया इसी वजह से। तो देखो बेसिकली कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट को जैसे जैसे बनाओगे एक एक स्टेप में आंसर मिलता जाएगा, जितना हमें पूछा था। ठीक है, तो प्रॉफिट तक पूछा था तो पूरा ही कॉस्ट शीट बनाना पड़ा। अच्छा, इलास्ट्रेशन 12, इलास्ट्रेशन 12 में काफी सारा डेटा है, हमें प्रिपेयर करने बोला है कॉस्ट स्टेटमेंट, डायरेक्टली बता दिया है कि प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, शोइंग द कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, मतलब पूरा कॉस्ट शीट बना के देना है। ठीक है, चलो तो पूरा कॉस्ट शीट बना लेते हैं। इलास्ट्रेशन 12, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट।
अच्छा, सबसे पहले मेटेरियल का डिटेल्स देखना चाहिए। ये फिनिश गुड्स है, ये नहीं। स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, तो ये क्या ओपनिंग स्टॉक है? हाँ, डेट देखो, ओपनिंग स्टॉक है। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो रॉ मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये WIP का ओपनिंग, WIP का क्लोजिंग। फिर परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल, कैरेज इनवर्ड, ये वेजेस आ गया। तो देखो हमें मेटेरियल का इंफॉर्मेशन तो मिल ही गया, ठीक है। तो मेटेरियल का इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल है 40,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 4,75,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये देखो इधर दिखेगा 50,000। तो इससे हमें पता चलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है। ओरली किया जा सकता है, 40 और 50 को एडजस्ट करोगे -10,000, तो इसमें से -10 हो जाने से ये बन जाएगा 4,65,000, ठीक है। 4,65,000 हो गया। और इसमें एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएगा जो है कि कैरेज इनवर्ड, तो वो ऐड करेंगे। कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड मटेरियल को लाने के लिए अगर कुछ खर्चा होता है, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना कैरेज इनवर्ड, तो वो PL में क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। 12,500, तो ऐड करने से रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू पता चलेगा। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू नहीं, इसके साथ ये एडिशन करने पे जितना आएगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू है। क्योंकि अगर कैरेज इनवर्ड नहीं देंगे तो मटेरियल तो हमारे पास नहीं आएगा। अप टू फैक्ट्री तक का मटेरियल को लाने का सारा खर्चा मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो 4,77,500 ये बन गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, इसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस। देखते हैं क्या लैंग्वेज दिया हुआ है। मैंने तो डायरेक्ट वेजेस ही लिख दिया। तो डायरेक्ट वेजेस ये देखो 1,75,000। ये दोनों को ऐड करने से हम लोग को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। ऐड करते हैं 1,75,000, तो ये हो गया 6,52,500। तो ये कैलकुलेट होके आ गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में नेक्स्ट हम लोग क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखते हैं फैक्ट्री का क्या क्या खर्चा दिया हुआ है। तो देखो हम लोगों ने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया। वर्क्स मैनेजर सैलरी, ठीक है। तो ये भी फैक्ट्री में काम करते हैं। वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो वर्क्स मैनेजर सैलरी 30,000 फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा। वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, ठीक है। तो ये हम इनर कॉलम जो है अमाउंट का उसमें लिखेंगे, फिर ऐड करके आउटर में सेंड करेंगे। तो वर्क्स मैनेजर सैलरी 30,000। अच्छा, उसके बाद एक 60,000 भी मुझे दिखा, फैक्ट्री वाला ही है। देख लो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फैक्ट्री एम्प्लॉइज सैलरी, तो फिर फैक्ट्री का ही खर्चा है, तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री एम्प्लॉइज सैलरी 60,000, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है फैक्ट्री रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस, ये भी फैक्ट्री बोल रहा है 7,250। फैक्ट्री रेंट टैक्स इंश्योरेंस 7,250, ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, तो मशीन रिप्लेसमेंट का खर्चा जो है ये हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन बोला है। एक सेकंड, ये तो मशीन खरीदने का खर्चा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन जो है ये तो मशीन खरीदने का खर्चा है, तो मशीन खरीदने का खर्चा तो हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। पावर एक्सपेंस आएगा, ठीक है। पावर एक्सपेंसेस जो है वो है 9,500। पावर एक्सपेंस 9,500, ठीक है। 30,000, 60,000, 7,250, 9,500। मशीन रिप्लेसमेंट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मशीन रिप्लेसमेंट का मतलब है दूसरा मशीन खरीदने का खर्चा। मशीन खरीदने का खर्चा कभी यहाँ पर नहीं आता है। जिस मशीन को यूज करे उसका डिप्रिशिएशन वगैरह आ सकता है। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ये भी आ जाएगा। प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में ही होता है, नाम नहीं बोला है, बोला है अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो ये भी आ जाएगा। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ये है हम लोग का 15,000, तो ये भी हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है देखते हैं।
ये तो फिनिश गुड्स है। जनरल एक्सपेंसेस ये एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। सेल्स तो सेल्स, इनकम टैक्स तो आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा। डिविडेंड का इनकम नहीं आएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर बोला है डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड फॉर, ये नहीं आएगा, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स नहीं आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। और देख लेते हैं नीचे कुछ है क्या, बस और कुछ नहीं है। तो चलो ये फैक्ट्री ओवरहेड और कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री ओवरहेड ये सारे खर्चे होंगे। तो 30 और 60, 90 और यहाँ पर हो गया 10, 1 लाख, 1 लाख और ये हो गया 5000। देखते हैं कितना होगा, 60 प्लस 30 प्लस 15, ये हो गया 1 लाख 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और 2 7, 16,750। मतलब 1,21,000 नहीं, शायद कुछ गलत हो गया। 60 प्लस 30, 90 और 10, 1,05,000, 1,05,000 ऐसे ही कर देते हैं। ऐसे गलत हो जा रहा है मेरे से, 72509500। तो 1,21,000। अच्छा, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मैंने गलत लिखा है आई थिंक। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हाँ 43,000 है, मैंने पता नहीं ये 15,000 क्यों लिख लिया, 43,000। 43 होगा, ठीक है। तो ये जो टोटल आ रहा था इसमें 15,000 हटा देते हैं और 43 को ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1,49,750। फिर भी कुछ गलत आ रहा है, क्या गलत आ रहा है, 30,000, 60,000 प्लस 7,250 प्लस 9,500 प्लस 43,000। ठीक है, 1,49,750 ठीक आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ इसको ऐड करेंगे, 6,52,500, तो हमें मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये टोटल करने से आएगा 8,02,250 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आउटर कॉलम में लिखेंगे 8,02,250। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, अगर कुछ है तो सही, ये देखो 15,000 ओपनिंग WIP 15,000 ऐड हो जाएगा। लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग WIP, तो आंसर आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्लोजिंग WIP कितना है, क्लोजिंग WIP है 10,000। तो 15,000 से 10,000 एडजस्ट करने से 5,000 पॉजिटिव आता है, ऐड कर लेते हैं 5,000, तो 8,07,250 ये मेरा आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड क्या क्या आइटम है। तो देखो हम लोगों ने रॉ मटेरियल लिख लिया, WIP, ये सारे आइटम्स देखो हम लोगों ने लिख लिए। ये तो नहीं आएगा, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। जनरल एक्सपेंस आएगा, सबसे पहले आएगा जनरल एक्सपेंस। बस एक ही आइटम है, मेरे हिसाब से एक ही आइटम है। इनर कॉलम में लिखने का जरूरत नहीं, आउटर में लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आएगा। तो इसका मतलब हम लोगों का सिर्फ 32,500 यहाँ पर आ जाएगा, 32,500। तो ऐड कर लेते हैं, 8,39,750, 8,39,750 इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह। अब इसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखते हैं कितना कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है हम लोग का 6,000, क्लोजिंग है 15,000, तो 6,000 एड 15,000 लेस, तो नेट इंपैक्ट आ जाएगा
9,000 का, आई थिंक, हाँ 9,000 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,30,750। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर ये दोनों ऐड करके तुम लोग लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसमें बस एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है, ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस 9250, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेलिंग एक्सपेंस 9250, तो 9250 ऐड करेंगे 8,40,000, तो ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर ऐड हो जाएगा अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, और लेस हो जाएगा अगर लॉस है सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, मैंने देखा, ये देखो सेल्स दिया हुआ है 8,60,000, प्रॉफिट है ऑब्वियसली 8,40,000 का चीज अगर एस्टिमेशन 8,60,000 में सेल करेंगे तो 20,000 का प्रॉफिट होगा, एस्टिमेटेड। ठीक है, ये सब एस्टिमेटेड होता है, जब मतलब प्रोडक्शन हो रहा है तब एस्टिमेट करके ये सब सोचा गया। तो ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 12 कंप्लीट। ठीक है, तो इससे हमें कंप्लीट कॉस्ट शीट का क्वेश्चन मिल रहा है। और लास्ट क्वेश्चन जिसके बाद ये कॉस्ट का जो भी था वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 13। यहाँ पर हमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, इससे कॉस्ट शीट बनाना है एंड कॉस्ट पर यूनिट दिखाना है, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, टोटल प्रॉफिट और पर यूनिट प्रॉफिट भी हमें दिखाने बोला है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस एक एक्स्ट्रा कॉलम हो जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट का। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए जो है, मतलब क्वेश्चन ए जो है वो करते हैं, इलास्ट्रेशन 30, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, particulars, amount, amount, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्टली गिवन है, अच्छा बात है, 15,000, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आउटर कॉलम में लिख लेंगे 15,000, फिर ऐड करना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 9,000, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं और ये 15,000 को भी यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम टोटल और इसको पर यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल का कॉलम लिख लेते हैं, यहाँ पर यूनिट का कॉलम लिख देंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का 24,000, 24,000 क्या आ गया है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं कितना बोला है, बोल रहा है कि मशीन आवर्स वर्क, तो मशीन कहाँ रहता है, फैक्ट्री में 900 आवर्स काम हुआ है, मशीन आवर रेट 1 घंटा चलने से 5 रुपीज का खर्चा होता है, तो मशीन का टोटल खर्चा ही फैक्ट्री का खर्चा होगा, तो 900 इंटू 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में जो है मशीन एक्सपेंसेस होगा, मशीन एक्सपेंसेस कितना, 900 आवर्स काम हुआ है एट द रेट ऑफ 5 करके, 4,500 रुपीज का काम हुआ है, तो ये दोनों ऐड करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर बोल सकते हो वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 28,500। ठीक है, ये हम लोग का हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि हमें 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट दिखाना है, तो ऐड कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में बोला है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब ये वाला 28,500 का 20%। ठीक है, जो वर्क्स कॉस्ट है वही फैक्ट्री कॉस्ट है, मैंने पहले ही बोला, तो 20%, 5,700। अच्छा, अब इसको ऐड कर लेते हैं 34,200, 34,200 ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर हमारा कुछ ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं था, तो ग्रॉस नेट फैक्ट्री नहीं लिखा, जस्ट मैंने फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब सेलिंग ओवरहेड कितना बोला है, 0.50 पर यूनिट, तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐड करेंगे सेलिंग
अच्छा, यहाँ पर देखो पर यूनिट बोला था ना, तो एक चीज और भी निकालना चाहिए। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बोला है हम लोग को 17,100, ठीक है। हमें बोला है कॉस्ट पर यूनिट बताने के लिए। तो देखो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो हो गया, तो हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी तक हम लोग का पर यूनिट खर्चा कितना हुआ। तो ये 34,200 का अभी तक जो खर्चा हुआ है वो 17,100 यूनिट बनाने के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये कितने यूनिट का हम लोग बना रहे हैं, टोटल यूनिट जो है वो है 17,100 के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अभी पर यूनिट खर्चा कितना आ गया है, 34,200 डिवाइडेड बाय 17,100 करने से जितना आएगा देख लेते हैं कितना आता है। तो 2 रुपीज हो गया। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी तक जो है एक यूनिट पे 2 रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है। ये टोटल खर्चा हुआ है 17,100 पे, तो पर यूनिट पे 2 रुपीज का खर्चा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखो बोला है कि यूनिट सोल्ड 16,000 है, ठीक है। यूनिट सोल्ड जो है 16,000 4 रुपीज करके सेल हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इस पे लगाएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का रूल्स क्या होता है कि जितना यूनिट बेचेंगे उतने पे लगाना चाहिए। तो देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड भले ही 17,100 है, लेकिन यूनिट सोल्ड जो है वो 16,000 है। तो सेलिंग ओवरहेड जो 50 पैसा पर यूनिट करके है वो 16,000 पे लगेगा, ठीक है। तो 16,000 इंटू 0.50, ठीक है। 16,000 इंटू 0.50, तो ये 8,000 हो जाएगा। तो ऐड करते हैं 34,200 प्लस 8,000, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 42,200। अच्छा, एक छोटा सा गलती हो जा रहा है यहाँ पर हम लोग का जो है देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या एडजस्ट होता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग का, यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग का एडजस्ट होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्या हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स है? नहीं, क्वेश्चन में कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है। लेकिन क्या क्लोजिंग फिनिश गुड्स है? बिल्कुल है। कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने 17,100 यूनिट प्रोड्यूस किया लेकिन बेचा 16,000, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो जरूर होगा। मतलब इसमें वो एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो नहीं लिखने से कैलकुलेशन गलत आएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो कुछ है नहीं, तो नहीं लिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा, देखो 34,200 जो है वो 17,100 का वैल्यू है, जो कि 2 रुपीज करके हो रहा है। और हमारे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने हो जाएंगे, अगर इसमें से सिर्फ 16,000 ही सेल हुआ है तो 1,100 हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, और 2 रुपए करके 1,100 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2200, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ -34,200, मतलब ये हम लोग का 32,000 आ रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे COGS, क्योंकि ये अगर बेचा नहीं है तभी तो ये क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि 16,000 पे 0.50 करके 8,000 लगेगा। तो हम लोग का टोटल आ जाएगा 40,000। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो 40,000 निकल के आ रहा है इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इधर लिख देते हैं 40,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आया, 40,000, ठीक है। इसको मैंने इधर जो है फिर से लिख दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का कितना आया, 40,000। अदरवाइज एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ पर ऐड करो ही मत, उधर पीछे ऐड कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल वैल्यू तो बता दिया है, तो प्रॉफिट बैलेंस करके आ जाएगा। सेल्स वैल्यू है 16,000 यूनिट, कितना करके 4 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 64,000। तो 40,000 का चीज अगर 64,000 में बिकेगा तो प्रॉफिट हो जाता है 24,000, बैलेंस करके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में देखो कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने निकाल लिया। कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, 2 रुपीज करके। अगर तुम लोग चाहो तो हर जगह पे कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। कैसे, ये देखो ये 15,000 का खर्चा कितना यूनिट बनाने के लिए हुआ है, 17,100, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट में आ जाएगा, 0.877 है, तो हम इसको चाहे तो 88 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर ये देखो 9,000 डिवाइडेड बाई
ये देखो 9000 डिवाइडेड बाय 17100, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.526 है, तो 2 ही रख दो ताकि ये राउंड में आंसर आ जाए, तो 0.88 प्लस 0.52 तो कितना आ जाएगा 1.4, ठीक है। अच्छा, ये 4500 को डिवाइड कर दो 17100 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.26, ठीक है 26, तो ये ऐड करने से हो जाएगा 1.66, ठीक है। अब ये 5700 डिवाइडेड बाई 17100, तो ये आ जाएगा 0.33, ठीक है। अच्छा 33 होने पे ये हम लोग का हो गया 1.66 प्लस 0.33, तो ये हो जाएगा 1.99 यानी 2 होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको ऐसा कर देते हैं ना, इसको 3 ही कर लेते हैं, तो देखो ऐसे भी चलेगा। इसको अगर हम लोग 3 कर लेते, जैसे कि ये हम लोग का कितना आया था, वो देखो मैच करना पड़ेगा ना आगे जाके, वो कैसे पता चलेगा कि कितने में राउंड हो रहा है, तो वो कैलकुलेट नहीं करने से नहीं पता चलेगा। तो ये देखो 0.52 आया था, ठीक है, तो हम इसको 2 ही रख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको 2 ही रख लेते हैं, तो ये 1.4 हो जाएगा। अब देखते हैं 4500 डिवाइडेड बाय 17100, तो ये कितना आ गया 0.26 आ रहा है, प्लस 1.4, तो ये हम लोग का आ गया 1.663 है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसको 663 रखना पड़ेगा, 5700 डिवाइडेड बाय 17100, तो ये हम लोग का 0.33, तो देखो कुछ तो चेंजेस हमें करना पड़ेगा, तभी जाके राउंड में आंसर आएगा, देख लेते हैं। 0.8771 था, तो मैंने 8 करवा दिया, ठीक है 8 कर दिया। देखो अगर ये 7 कर लेते ना, देखो थोड़ा तो चेंजेस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा अप्रोक्सीमेशन के कारण। तो अगर ये 7 कर लेंगे ना, तो ये देखो ये 7 आ जाएगा, और 7 में ये 3 ऐड करने से अब देखो ये हो जाएगा 1.67 प्लस 0.33, तो ये देखो 2 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से नहीं हो रहा है, बाकी ठीक है 2 ही आ जाएगा। तो हम लोग एक एक लाइन पे भी कर सकते हैं, और जब इसका निकालेंगे, ये हम लोग का 2 रुपीज करके ही आ रहा है, देखो ये 2 रुपीज करके 1100 का आया ना, 2 रुपीज करके ही होगा। तुम लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हो, फिनिश गुड्स जो है ये 2200 कितने का वैल्यू है, ये 1100 का वैल्यू है, तो ये 2 रुपीज होगा। और सीओजीएस अगर निकालेंगे 32,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना सोल्ड है 16,000, तो 16,000 से डिवाइड करोगे, इसका भी पर यूनिट में 2 आ जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये तो पता ही है 0.50 करके चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके होता जाएगा। पर यूनिट अगर हर एक स्टेज पे चाहो तो भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर भी निकाल सकते हो। चलो अब इसके बाद क्या बोला है, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड निकाल ले, प्रॉफिट पर यहाँ पर निकाल ले 24,000, ये देखो 24,000 डिवाइडेड बाय 16,000 करने से ही प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड आ जाएगा, ये रहा 1.5, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया 40,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो ये हो जाता है 2.5, ये 2.5 है। देखो 2.5 कैसे आया, ये देखो सिंपल सा बात है, ये सबको ऐड करके 2 आ रहा था, ठीक है। अब 2 में से ये 2 जो है ये क्लोजिंग स्टॉक का, ये एक्चुअली माइनस होके 0 नहीं हो रहा है, ये सेम वैल्यू ही हमें बता रहा है। जो ये पर यूनिट का वैल्यू है टोटल स्टॉक का, वही कॉस्ट ऑफ जो फिनिश गुड्स का भी वैल्यू वही है, तो ये इसमें कभी एडलेस नहीं होगा पर यूनिट में, ठीक है। तो उसका मतलब जो सीओजीएस हुआ वो भी पर यूनिट 2 रुपीज करके हुआ, 2 में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 लग गया, तो वो बन गया 2.5, ठीक है, वो 2.5 बन गया, और 2.5 में 1.5 एडिशन होके ये आ गया 4 रुपीज। तो प्रॉफिट पर यूनिट मैंने यहीं पर कॉलम में ही निकाल के दिखा दिया, हो गया। अच्छा पॉइंट ए का आंसर कंप्लीट। पॉइंट बी में हमें यहाँ पर बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है ये बना के दिखाने के लिए बोला है। एक सेकेंड, यहाँ पर बोला है प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। हम लोग का तो सभी इसी में बन गया, देखो मैंने और अलग अलग नहीं किया। जैसे यहाँ पर क्या क्या है ना, तुम लोग के मैट में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अलग दिखाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को अलग से दिखा दिया। मैंने उस तरीके से नहीं किया है, मैंने पूरे कॉस्ट शीट के अंदर ही सारी चीजों को दिखा दिया, ठीक है। कॉस्ट शीट के अंदर ही हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको अलग से करने का कोई जरूरत नहीं। तो देखो जितने सारे कॉस्ट शीट थे, इससे ज्यादा होता नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, तो वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। तुम लोग का टास्क ये होना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पर जितना भी एक्सरसाइज है ये करके देख सकते हो। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यही से हमें मिल जाता है, ठीक है, तो इसका पूरा तुम लोग चेक करके देख सकते हो, पीछे आंसर्स भी दिया हुआ है, अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर क्लास कंप्लीट हो गया।